क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चुपचाप आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा? अगर मैं कहूं कि हर दिन पर्सुएजन, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन का इस्तेमाल आप पर किया जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? स्वागत है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में, जहां भावनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है, विचारों को बदला जा सकता है और इन्फ्लुएंस एक छुपा हुआ हथियार है। द बाइबल ऑफ डार्क साइकोलॉजी, हेल्बर्ट वॉर्ड की इस पावरफुल किताब से हम जानेंगे वे गुप्त तकनीकें जिनका इस्तेमाल मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं, दिमाग को कंट्रोल करने, फैसले बदलने और बातचीत में हावी होने के लिए। क्या आप सच में अपने विचारों पर काबू रखते हैं या कोई और आपकी सोच को अपने हिसाब से मोड़ रहा है? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू डार्क साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। यह एक गर्म समर शाम थी जब एलेक्सा और सारा कॉफी शॉप में मिले। वह चमकदार, मैग्नेटिक और बेहद आकर्षक थी। अलेक्सन को यह नहीं पता था कि सारा सिर्फ चमकदार नहीं थी, वह डार्क साइकोलॉजी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी जो उसे बिना एहसास दिलाए उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजाइन की गई थी। जब वे बात करने लगे, सारा ने बातचीत को बड़े चालाकी से आकार दिया। उसने अलेक्सन से उसकी जिंदगी के बारे में क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसने बस इंतजार नहीं किया कि वह सीधे जवाब दे, बल्कि उसने उसे खुद से ज्यादा पर्सनल जानकारी देने के लिए धीरे धीरे गाइड किया। हर बार जब अलेक्सन जवाब देता, सारा ठीक उसी उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करती, जिससे उसे महसूस होता कि वह समझा जा रहा है और उसकी वैलिडेशन हो रही है। यह डार्क साइकोलॉजी की पहली तकनीक इमोशनल कंट्रोल थी। सारा जानबूझकर अलेक्सन के भावनाओं को अपने जवाबों के माध्यम से आकार दे रही थी, जिससे वह सोचने लगा कि उसने किसी को पाया है जो उसे सच में समझता है। कुछ देर बाद सारा ने एक और तकनीक का इस्तेमाल किया जो अलेक्सा के लिए पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता। उसने अलेक्सा के पढ़े जा रहे किताब पर एक सामान्य टिप्पणी की, यह कहकर कि वह थोड़ी आउटडेटेड है। ओह, मैंने ये सालों पहले पढ़ा था, उसने स्माइली के साथ कहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग तो पास्ट में फंसे रहते हैं। इस टिप्पणी को हल्के से पेश किया गया था, लेकिन इसका एक उद्देश्य था, सबटेक्सुअल मैनिपुलेशन। सारा ने अलेक्सिस को यह महसूस कराया कि उसकी पसंदें उतनी वैल्यूएबल नहीं थीं जितनी कि उसकी, और धीरे धीरे उसकी पसंदों को अपनी राय की ओर मोड़ने लगी। वह आगे बढ़ी, अलेक्सिस को अपने काम पर एक कठिन प्रोजेक्ट के बारे में बताती रही और कैसे उसने कुछ दोस्तों को मदद के लिए बुलाया था। फिर उसने हल्के से कहा कि अलेक्सा अब तक नहीं आया था, हालांकि यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। यह फाइन है, उसने थोड़ी निराशा के साथ कहा, लेकिन अच्छा होता अगर तुम हमारे साथ शामिल होते। अलेक्सा को तुरंत गिल्टी महसूस हुआ। हालांकि उसके पास न आने के अच्छे कारण थे, सारा गिल्ट ट्रिपिंग का इस्तेमाल कर रही थी, एक आम तकनीक जिससे किसी के भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है और वह दूसरे के कार्यों या भावनाओं के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। बातचीत के दौरान सारा ने देखा कि अलेक्सा थोड़ा फोन पर ध्यान दे रहा था। उसने सीधे तौर पर उसके अटेंशन के लिए नहीं कहा, बल्कि एक टिप्पणी की, तुम जानते हो, जो लोग सच में तुमसे इंटरेस्टेड होते हैं वे कभी अपने फोन को तब तक नहीं चेक करते जब तुम उनसे बात कर रहे हो। यह टिप्पणी अक्यूजिंग नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे दबाव डाल रही थी, जिससे अलेक्सन को यह महसूस हुआ कि उसे प्रूव करना होगा कि वह उसे पूरी अटेंशन दे रहा है। यह था पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, एक प्रकार का मैनिपुलेशन जिसमें हम इनडायरेक्ट तरीके से असंतोष व्यक्त करते हैं, जबकि पोलाइट रहने का दिखावा करते हैं। किसी समय पर अलेक्सा ने महसूस किया कि वह सारा से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगा था। वह जानती थी कि कब सुनना है और कब बात करनी है, हमेशा उसे सुनने और महत्वपूर्ण महसूस कराने में माहिर थी। अलेक्सा को यह समझ में नहीं आया कि सारा सच में सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रही थी। वह बिना उसके जाने उसकी भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर रही थी।
उसने ऐसे कनेक्शन और अफेक्शन की भावना बनाई थी जिससे एलेक्सा को यह महसूस हुआ कि वह स्पेशल है, बिना उसे यह एहसास दिलाए कि वह उसके भावनाओं को आकार दे रही थी। जैसे ही रात खत्म हुई, एलेक्सा को सारा के प्रति एक जबरदस्त अटैचमेंट महसूस हुआ और उसे लगा कि उसने बस एक अच्छा समय बिताया। हालांकि सारा ने उसे डार्क साइकोलॉजी की कई तकनीकों का इस्तेमाल किया था। इमोशनल कंट्रोल, मैनिपुलेशन, गिल्ट ट्रिपिंग और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, ये सब बिना उसे एहसास हुए उसने एलेक्सन की भावनाओं और क्रियाओं को अपने इच्छाओं के मुताबिक आकार दिया था। और जबकि एलेक्सन को उसके प्रति पॉजिटिव फील हुआ, असल में वह पहले ही उस पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। चुपचाप उस रात जैसे एलेक्सा घर लौट रहा था, उसे कंफ्यूज महसूस हुआ, लेकिन वह सारा के प्रति आकर्षित भी था। उसे यह नहीं पता था कि वह पहले ही डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुका था, बिना यह समझे कि वही व्यक्ति जो उसकी नई दोस्त लग रही थी ने उसे मैनिपुलेट कर लिया था। चैप्टर 2, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस फॉर इन्फ्लुएंस। एक दिन रोहन और सीमा एक कैफे में बैठे थे। सीमा, जो हमेशा शांत और समझदार दिखती थी, इस बार एक पावरफुल तरीका इस्तेमाल कर रही थी। वह रोहन की इमोशंस को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। सीमा जानती थी कि अगर वह रोहन की इमोशंस को सही दिशा में मोड़ सकती है, तो वह उसे किसी भी दिशा में इन्फ्लुएंस कर सकती है। यह था डार्क साइकोलॉजी का दूसरा अध्याय, इमोशनल कंट्रोल। सीमा ने सबसे पहले रोहन के साथ हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। उसने धीरे धीरे रोहन से उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछा। जैसे ही रोहन ने कहा कि उसे गर्मी पसंद नहीं है, सीमा ने तुरंत कहा, मैं भी, लेकिन तुम जानते हो, हीट में भी कुछ अच्छाई होती है, जैसे फ्रेश एयर और सनशाइन। सीमा ने अपनी बातें इस तरह से की कि रोहन को यह महसूस हुआ कि उसकी नफरत के बावजूद गर्मी के कुछ पहलू अच्छे हो सकते हैं। वह रोहन के इमोशनल रिएक्शन को नियंत्रित कर रही थी और उसे अपनी विचारधारा की ओर खींच रही थी। फिर सीमा ने रोहन की एक पुरानी मिस्टेक के बारे में बात की जो वह अक्सर चिंता करता था। तुमने उस प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया था, लेकिन तुम्हें लगा कि तुम फेल हो गए, पर सच में तुमने बहुत कुछ सीखा और अब तुम्हारी जो नॉलेज है वह तुम्हें और मजबूत बना सकती है। सीमा ने उसकी कमजोरी को फ्रेम किया ताकि रोहन को अपनी नाकामी के बारे में सोचना न पड़े, बल्कि वह अपनी स्ट्रेंथ को महसूस कर सके। यह था नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में बदलने का एक तरीका। सीमा ने एक और इमोशनल ट्रिगर का इस्तेमाल किया। जब रोहन ने अपनी किसी दोस्त के बारे में बात की, तो सीमा ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए वाकई में उतनी ही खास है जितनी तुम कह रहे हो? इस सवाल ने रोहन को अपनी दोस्ती के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सीमा ने एक बहुत हल्के तरीके से रोहन के भीतर डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस का संतुलन बनाने की कोशिश की। फिर जैसे ही सीमा ने देखा कि रोहन थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया, उसने उसकी भावनाओं को अपनी तरफ खींचने का एक और तरीका अपनाया। उसने एश्योरेंस देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। तुम्हें रिलैक्स्ड होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वह तुम्हें किसी भी मुश्किल से पार पाने में मदद करेगी। इस तरह उसने रोहन को पॉजिटिव महसूस कराते हुए उसकी भावनाओं को और भी मजबूत किया। उसे यकीन दिलाया कि वह किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अंत में सीमा ने उसे रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन के किसी पहलू में बदलाव लाने की जरूरत है? इस सवाल ने रोहन को सोचने पर मजबूर किया और सीमा ने उसके मन में यह भावनात्मक विचार डाला कि वह अपनी जिंदगी में सुधार कर सकता है। सीमा ने उसे अपने विचारों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल क्लैरिटी देने की कोशिश की, जिससे वह अपनी भावनाओं को अधिक नियंत्रित कर सके। जब वे कैफे से बाहर निकले, रोहन को ऐसा महसूस हो रहा था कि सीमा ने उसे अंडरस्टैंड किया है और उसकी सारी चिंता और नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया था। उसे यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि सीमा ने उसकी इमोशनल स्टेट्स को इतने स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया था।
उसने एक न्यू पर्सपेक्टिव को अपनाया था और सीमा ने उसे यह महसूस कराया था कि वह अपनी इमोशंस पर नियंत्रण पा सकता है। रोहन को सीमा के साथ उस बातचीत से कोई भी नकारात्मक भावना महसूस नहीं हुई, लेकिन सीमा ने उसे इमोशनल कंट्रोल की शक्तियों से प्रभावित किया था। यह था डार्क साइकोलॉजी का दूसरा अध्याय, कंट्रोलिंग इमोशंस फॉर इन्फ्लुएंस। चैप्टर 3, एक्सप्लॉइटिंग पावरफुल इमोशंस फॉर मैनिपुलेशन। एक दिन अनुराग और मीरा एक कैफे में बैठे थे। मीरा, जो हमेशा बहुत चार्मिंग और समझदार दिखाई देती थी, इस बार एक अलग तरीके से बात कर रही थी। वह जानती थी कि अगर वह अनुराग के पावरफुल इमोशंस का सही इस्तेमाल कर सके तो वह उसे अपनी तरफ खींच सकती है। यह था डार्क साइकोलॉजी का तीसरा अध्याय, एक्सप्लॉइटिंग पावरफुल इमोशंस फॉर मैनिपुलेशन। मीरा ने सबसे पहले अनुराग से उसके बचपन की यादों के बारे में पूछा। तुमने कभी सोचा है, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? इस सवाल ने अनुराग को गहरे इमोशंस में डुबो दिया। उसकी आंखों में एक नॉस्टैल्जिक चमक थी और वह अपनी पुरानी यादों में खो गया। मीरा ने महसूस किया कि जब भी लोग अपनी पास्ट इमोशंस के बारे में बात करते हैं, वे असहज हो जाते हैं और उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। वह धीरे धीरे अनुराग के वल्नरेबिलिटीज को समझने लगी थी। फिर मीरा ने एक और इमोशनल ट्रिगर का इस्तेमाल किया। उसने बहुत सॉफ्टली कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अब भी अधूरी हैं? इस सवाल ने अनुराग को और भी ज्यादा विचलित कर दिया। मीरा ने उसके भीतर गिल्ट और रिग्रेट जैसे भावनाओं को जन्म दिया। वह जानती थी कि जब किसी को अपनी पास्ट मिस्टेक्स पर पछतावा होता है तो वह बहुत आसानी से मैनिपुलेबल हो सकता है। उसने अनुराग को यह महसूस कराया कि वह कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका है और अब उसके पास इसे पाने का मौका था। फिर मीरा ने उसकी तारीफ करना शुरू किया, लेकिन उस तारीफ में हिडन एजेंडा था। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कभी कभी तुम अपनी असली पोटेंशियल को पहचानने में चूक जाते हो। इस वाक्य ने अनुराग को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद वह अपनी पूरी पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहा था। मीरा ने इस तरह से उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा किया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन वह स्टक था। मीरा ने एक और चतुराई से पावरफुल इमोशन का फायदा उठाया। उसने कहा, तुम जानते हो, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं, लेकिन तुम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हो। इस वाक्य ने अनुराग को गिल्ट महसूस कराया। मीरा ने सीधे तौर पर उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन वह उसकी इमोशनल गिल्ट को चालाकी से जगाकर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। यह था इमोशनल मैनिपुलेशन का एक बेहतरीन उदाहरण। जैसे ही मीरा ने देखा कि अनुराग उसकी बातों से प्रभावित हो रहा था, उसने और भी पावरफुल इमोशंस का इस्तेमाल किया। उसने कहा, तुम कभी यह नहीं सोचते कि क्या तुम्हें अपनी डिसीजंस के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है? इस सवाल ने अनुराग को अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया। मीरा जानती थी कि जब लोग अपनी लाइफ डिसीजंस पर संदेह करने लगते हैं तो वे आसानी से किसी की बातों में फंस सकते हैं। वह उसका माइंडसेट बदलने में सफल हो रही थी। अंत में मीरा ने एक आखिरी इमोशनल अपील किया। उसने कहा, तुम्हारे जैसा इंसान बहुत खास है, लेकिन अगर तुम चाहते तो तुम्हारी जिंदगी और भी बेहतरीन हो सकती थी। क्या तुम इस मौके को खोने का रिस्क उठाओगे? यह सवाल अनुराग को फियर और एंग्जाइटी से भरने वाला था। मीरा ने उसे यह महसूस कराया कि अगर वह अब सही फैसला नहीं लेता तो वह बहुत कुछ खो देगा। इस तरह उसने उसकी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का फायदा उठाया। कैफे से बाहर निकलते समय अनुराग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने मीरा के साथ जो बातचीत की थी वह बहुत मीनिंगफुल थी, लेकिन मीरा ने उसे अपनी इमोशनल ट्रिगर्स के साथ प्रभावित किया था। अनुराग ने महसूस किया कि मीरा उसकी भावनाओं के साथ खेल रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह से मैनिपुलेटेड हो गया था। यह था डार्क साइकोलॉजी का तीसरा अध्याय,
पावरफुल इमोशंस फॉर मैनिपुलेशन। मीरा ने अनुराग के डीप इमोशंस का सही इस्तेमाल किया और उसे अपने इरादों के लिए प्रभावित कर लिया। इस तरह इस चैप्टर में पावरफुल इमोशंस को समझकर और उनका सही तरीके से मैनिपुलेट कर किसी को अपने इरादों की दिशा में प्रभावित किया जा सकता है। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस। एक दिन अंकित और निधि एक पार्क में टहल रहे थे। निधि, जो हमेशा बहुत चार्मिंग और समझदार दिखती थी, आज कुछ अलग ही नजर आ रही थी। वह जानती थी कि अगर वह अंकित को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो वह उसे अपनी मनचाही दिशा में ले जा सकती है। यह था डार्क साइकोलॉजी का चौथा अध्याय, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस। निधि ने सबसे पहले अंकित के साथ हल्की फुल्की बातें शुरू की, लेकिन हर शब्द के साथ उसकी टोन में एक सटल कंट्रोल था। वह जानती थी कि अगर वह किसी की अटेंशन सही तरीके से आकर्षित कर सकती है तो उसे अपनी बातों से आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। वह धीरे धीरे अंकित को प्रेज करने लगी। तुम हमेशा इतने इंटेलिजेंट होते हो, तुम्हें कोई भी चीज आसानी से समझ में आ जाती है। यह वाक्य अंकित को फ्लैटर्ड कर दिया और उसने महसूस किया कि निधि उसकी काफी रिस्पेक्ट करती है। फिर निधि ने साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम जानते हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी। इस वाक्य ने अंकित के भीतर एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस पैदा किया। अब वह महसूस कर रहा था कि वह किसी की हेल्पफुल और वैल्यूएबल जरूरत है और यह उसे खुद को और अधिक कनेक्टेड महसूस करवा रहा था। निधि ने एक और मैनिपुलेटिव टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने बहुत हल्के से कहा, जब तुम इस मुद्दे को हल करते हो तो मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इस वाक्य ने अंकित को यह महसूस कराया कि वह केवल मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। निधि ने अंकित के भीतर एक डिजायर पैदा किया जो उसे मैनिपुलेट करने का सही तरीका था। फिर निधि ने रिवर्स साइकोलॉजी का एक चतुर तरीका अपनाया। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम इसे आसान नहीं मानोगे, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि तुम मुझे साबित करो कि तुम इसे डूएबल बना सकते हो। इस वाक्य ने अंकित को चैलेंज महसूस कराया और अब वह इस काम को करने के लिए और अधिक मोटिवेटेड था। निधि ने साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हुए उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि वह किसी चुनौती से भाग नहीं सकता था। निधि ने अंकित के भीतर एक और इमोशन को उत्तेजित किया। मैं जानती हूं कि तुम्हें मेरी मदद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करूंगी। इस वाक्य ने अंकित को यह महसूस कराया कि वह अप्रिशिएशन पाने के योग्य है और यही उसे उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने अपने इमोशनल अपील से अंकित को इन्फ्लुएंस कर लिया था। फिर निधि ने और भी इनडायरेक्ट तरीके से अंकित को प्रभावित करने की कोशिश की। वह कहती है, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ्स का सही इस्तेमाल नहीं करते। इस वाक्य ने अंकित को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद वह अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से नहीं पहचान पा रहा है। अब वह निधि की बातों से और भी अधिक प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपनी एबिलिटीज का सही उपयोग करे। आखिरकार निधि ने बहुत ही सटल तरीके से अंकित को उसकी वीकनेसेस का एहसास दिलाया। तुम जानते हो, तुम्हें कभी कभी ऐसे फैसले लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बार सही फैसला लोगे। इस वाक्य से अंकित को यह महसूस हुआ कि वह डिसीजंस लेने में कमजोर था और अब वह अपनी कॉन्फिडेंस को साबित करने के लिए अधिक प्रेरित हुआ था। जब वे पार्क से बाहर जा रहे थे, अंकित को यह एहसास हुआ कि निधि ने उसे किसी खास दिशा में प्रभावित किया था। हालांकि उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन निधि ने उसकी इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को चालाकी से मैनिपुलेट किया था। उसे समझ में आ गया कि सही समय पर प्रेस, सुझाव और चुनौतियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी को आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यह था डार्क साइकोलॉजी का चौथा अध्याय, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस।
निधि ने अंकित के इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से अपनी दिशा में मोड़ लिया था और वह समझ नहीं पाया कि वह किस तरह से मैनिपुलेटेड हो गया था। इस प्रकार मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस के कला में किसी के इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को सही तरीके से प्रभावित करके अपनी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। चैप्टर 5, टेक्निक्स ऑफ डिसेप्शन एंड हाउ दे वर्क। एक दिन समीर और उसकी दोस्त तनु एक कैफे में मिले। तनु, जो बहुत ही चार्मिंग और कॉन्फिडेंट दिखती थी, समीर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने वाली थी। वह जानती थी कि डिसेप्शन यानी धोखा देने की कला को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यह था डार्क साइकोलॉजी का 5वां अध्याय, टेक्निक्स ऑफ डिसेप्शन एंड हाउ दे वर्क। तनु ने सबसे पहले समीर से कहा, तुम तो जानते हो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहती हूं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें छुपाना जरूरी होता है। यह वाक्य सुनकर समीर को थोड़ी अजीब सी महसूस हुई, क्योंकि तनु का विश्वास अपीलिंग था और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा सच बोलती है। पर असल में तनु इस वाक्य के जरिए समीर को डिसेप्टिव तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। फिर तनु ने मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह समीर की बॉडी लैंग्वेज को हूबहू कॉपी करने लगी। जब समीर ने अपना हाथ उठाया, तनु ने भी वही किया। यह एक बहुत ही सटल ट्रिक थी जो मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड को रीअश्योर करती है और उसे यह महसूस कराती है कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझता है। यह धोखे का पहला कदम था, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए खुद को सामने वाले के समान बनाना। कुछ देर बाद तनु ने इमोशनल मैनिपुलेशन की एक और तकनीक अपनाई। तुम तो जानते हो मैं बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी और तुमसे बात करके मुझे रिलीफ मिलती है, उसने कहा। यह वाक्य सुनकर समीर को तनु के प्रति एम्पैथी महसूस हुआ। तनु ने अपनी मुश्किलों का उल्लेख करके समीर को गिल्ट में डाल दिया और अब वह तनु की मदद करना चाहता था। यह था एक और धोखा। तनु ने समीर के फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया। इसके बाद तनु ने एग्जैजरेशन की टेक्निक का इस्तेमाल किया। तुम नहीं जानते, मुझे यह तो पता ही था कि तुम हमेशा मुझे समझ सकते हो, तुम तो एकदम परफेक्ट हो, उसने समीर से कहा। इस ओवर द टॉप प्रेज के जरिए तनु ने समीर के आत्मसम्मान को फ्लैटर किया और उसे यह महसूस कराया कि वह सच में बहुत महत्वपूर्ण है। यह डिसेप्टिव फ्लैटरी उसे धोखा देने का एक तरीका था, क्योंकि वह समीर से अपनी मनचाही बात को आसानी से मनवाना चाहती थी। फिर तनु ने फॉल्स प्रोमिसेस का तरीका अपनाया। अगर तुम मेरे लिए यह करोगे तो मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, उसने कहा। इस वाक्य ने समीर को यह विश्वास दिलाया कि उसे जो मदद मिल रही है वह बदले में कुछ ग्रेट बेनिफिट्स मिलने वाला है। पर असल में तनु की बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। यह सिर्फ एक डिसेप्टिव टैक्टिक थी जो समीर को अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल की गई थी। कुछ समय बाद तनु ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने की तकनीक को लागू किया। तुम जानो, मुझे लगता है कि यह तरीका सबसे ज्यादा काम करेगा, उसने एक मुद्दे पर समीर से कहा। लेकिन यह जानकारी सच नहीं थी। तनु ने जानबूझकर एक झूठी ओपिनियन दी ताकि समीर उस पर विश्वास करे और उसी दिशा में चले। यह एक डिसेप्टिव इन्फ्लुएंस था जो उसने बहुत चतुराई से किया। तनु ने अब हाइडिंग द ट्रूथ की तकनीक का इस्तेमाल किया। तुम जानते हो, इस बार मैंने कुछ जरूरी बातें नहीं बताई क्योंकि तुम परेशान हो जाते हो, उसने कहा। इस वाक्य के माध्यम से तनु ने अपनी एक्शंस को सही ठहराया और समीर को यह महसूस कराया कि वह ऑनेस्टी से काम कर रही है, जबकि असल में वह कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपा रही थी। अंत में तनु ने मैनिपुलेटिव फ्लैटरी और इमोशनल अपील को मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें समीर खुद को ऑब्लाइज्ड महसूस कर रहा था। उसने कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यह वाक्य सुनकर समीर को यह एहसास हुआ कि वह तनु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह असल में सिर्फ एक डिसेप्टिव टैक्टिक थी जिससे तनु ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की। समीर को यह सब समझ में नहीं आया, लेकिन वह यह महसूस कर रहा था कि तनु ने उसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से धोखा दिया था। वह मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार
चला रही थी। अंत में समीर ने खुद को इन्फ्लुएंस्ड महसूस किया और उसे पता नहीं चला कि वह तनु के ट्रिक्स के जाल में फंस गया था। इस प्रकार डिसेप्शन की कला में बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इमोशनल मैनिपुलेशन, फॉल्स प्रॉमिसेस, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और फ्लैटरी। इन सभी के जरिए किसी को धोखा दिया जा सकता है और अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। चैप्टर 6, यूजिंग हिप्नोसिस टू अनलॉक द सबकॉन्शियस माइंड। एक दिन रिया और उसके दोस्त आलोक एक पार्क में बैठे थे। रिया, जो अक्सर काम और कंपोज्ड रहती थी, आज कुछ और ही कर रही थी। वह जानती थी कि अगर वह आलोक के सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से एक्सेस कर सके तो वह उसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ सकती है। यह था डार्क साइकोलॉजी का 6वां अध्याय, यूजिंग हिप्नोसिस टू अनलॉक द सबकॉन्शियस माइंड। रिया ने आलोक से कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी हिडन थॉट्स हैं जो तुम्हें सही दिशा में आने से रोकती हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे माइंड को अनलॉक करूं और तुम्हें पूरी तरह से फ्री करूं? आलोक को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह रिया पर भरोसा करता था। रिया जानती थी कि हिप्नोसिस के जरिए वह आलोक की गहरी थॉट्स और बिलीफ्स तक पहुंच सकती है, जिन्हें वह खुद भी नहीं जानता था। रिया ने आलोक को आराम से बैठने को कहा और उसके ब्रीदिंग को धीमा करने की कोशिश की। सिर्फ आराम से बैठो और मेरी आवाज पर ध्यान दो, रिया ने कहा। उसने धीरे धीरे आलोक को रिलैक्स किया और उसके दिमाग को फोकस करने के लिए प्रेरित किया। रिया के शब्दों के साथ आलोक के शरीर ने एक रिलैक्स्ड स्टेट अपनाया और उसका सबकॉन्शियस माइंड खुलने लगा। अब रिया ने आलोक को और गहरे ट्रांस में ले जाने के लिए सजेशंस देना शुरू किया। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम अपने भीतर की सारी फियर्स और डाउट्स को छोड़ सकते हो, रिया ने कहा। उसके शब्दों ने आलोक को अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस से मुक्त किया। वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसका मन हल्का हो रहा था और वह अपनी पुरानी फियर्स से बाहर आ रहा था। रिया ने अब एक और तकनीक का इस्तेमाल किया। तुम अब अपने डीपेस्ट थॉट्स और डिजायर्स को देख सकते हो। वह सब कुछ जो तुम्हारे अंदर है, तुम उसे अब आसानी से समझ सकते हो, उसने कहा। इस वाक्य ने आलोक के भीतर छिपी डीप थॉट्स और इमोशंस को बाहर लाया। आलोक अब महसूस कर रहा था कि वह पहले से कहीं अधिक अवेयर था और अपनी अनकॉन्शियस माइंड को समझ पा रहा था। जब आलोक गहरे ट्रांस में था, रिया ने उसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दी। तुम अब पूरी तरह से कैपेबल हो और तुम्हारे भीतर जितनी भी पोटेंशियल है वह सब अब बाहर आ जाएगी। इन शब्दों ने आलोक के आत्मविश्वास को और बढ़ाया। अब वह यह महसूस कर रहा था कि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जो हिडन बिलीफ्स थीं वे अब बदलने लगी थी। रिया ने अंत में आलोक से कहा, अब तुम पूरी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हो। तुम जो भी चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। इन शब्दों ने आलोक के मन में एक नई क्लैरिटी और पर्पस का एहसास कराया। वह अब अपने जीवन को एक नई दिशा में देखने लगा था और वह जानता था कि वह अब अपनी सबकॉन्शियस ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता था। जब आलोक होश में आया तो वह हैरान था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह पहले से कहीं अधिक फोकस्ड और एम्पावर्ड था। वह रिया को धन्यवाद देता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि रिया ने किस तरह से उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसे ट्रांसफॉर्म किया था। यह था डार्क साइकोलॉजी का 6वां अध्याय, यूजिंग हिप्नोसिस टू अनलॉक द सबकॉन्शियस माइंड। रिया ने आलोक के सबकॉन्शियस में गहरी एक्सेस पाई और उसकी सोच और जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस प्रकार हिप्नोसिस का सही तरीके से इस्तेमाल करके किसी के सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक किया जा सकता है, जिससे उसके हिडन थॉट्स, फियर्स और डिजायर्स को बाहर लाकर उन्हें बदल सकते हैं। चैप्टर 7, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP फॉर रिवायरिंग थॉट्स। आज रिया और समीर एक पार्क में बैठे थे। रिया, जो हमेशा नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती थी, समीर को NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाली थी।
ये डार्क साइकोलॉजी का 7वां अध्याय था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP फॉर रीवायरिंग थॉट्स। रिया ने समीर से कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स हैं उन्हें बदला जा सकता है? सिर्फ हमें अपने थॉट्स को सही तरीके से रीप्रोग्राम करने की जरूरत होती है। समीर को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन रिया ने उसे समझाना शुरू किया कि NLP क्या है और ये कैसे काम करता है। रिया ने पहले समीर से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न है जो तुम्हें हमेशा नेगेटिव महसूस कराता है? समीर ने हामी भरी और रिया ने समझाया, बस यही वह थॉट पैटर्न है जिसे हम बदल सकते हैं ताकि तुम अपने थॉट्स को पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम कर सको। इसके बाद रिया ने उसे एंकरिंग टेक्निक के बारे में बताया। जब भी तुम्हें डर लगे या तुम किसी नेगेटिव इमोशन को महसूस करो, तुम अपनी किसी पॉजिटिव मेमोरी या फीलिंग को याद करके उस डर को एंकर कर सकते हो। यह एक तरीका है जिससे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हो, रिया ने समझाया। इस तकनीक में समीर को अपनी आंखें बंद करने और एक पॉजिटिव मेमोरी याद करने के लिए कहा गया। रिया ने उसे बताया कि जब भी वह एंकर करेगा, वह हमेशा उस पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकेगा। फिर रिया ने रिफ्रेमिंग टेक्निक के बारे में बताया। हम जो भी चीजें देखते हैं उसे हम अपनी पर्सपेक्टिव से समझते हैं, लेकिन NLP का एक तरीका है जिसे हम रिफ्रेमिंग कहते हैं, जिसमें हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को एक नई पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसने कहा। रिया ने समीर को एक उदाहरण दिया। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा हुआ है तो उसकी बजाय कि तुम उस घटना को नेगेटिव तरीके से देखो, तुम उसे एक सीख के रूप में देख सकते हो। इससे तुम्हारा रिएक्शन पूरी तरह बदल जाएगा। फिर रिया ने विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग किया। तुम अपनी आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि तुम अपने सपनों को साकार कर रहे हो। जब तुम ये सोचते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और तुम अपने एक्शंस को उसी दिशा में बदलने लगते हो, उसने कहा। समीर ने रिया के कहने पर आंखें बंद की और अपने सपनों को विजुअलाइज करने की कोशिश की। उसे एक नई क्लैरिटी महसूस हुई और उसे लगा कि वह अब फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। रिया ने समीर को बताया कि NLP का एक और महत्वपूर्ण पहलू लैंग्वेज पैटर्न्स होता है। जब तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो, जैसे मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं या मैं सक्सेस को आकर्षित कर रहा हूं, उसने समझाया। समीर ने रिया के कहे अनुसार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की कोशिश की और उसे लगा कि उसके मन में कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बढ़ने लगे। समीर को अब समझ में आ गया कि NLP के जरिए वह अपने थॉट्स, बिलीफ्स और पैटर्न्स को बदल सकता था। यह सच में काम करता है, उसने कहा। रिया मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, NLP तुम्हारी माइंडसेट को बदल सकता है, जिससे तुम्हारी थॉट्स और एक्शंस में भी बदलाव आता है। अंत में रिया ने समीर से कहा, याद रखना, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है और NLP के जरिए तुम इसे अपनी डिजायर्ड दिशा में रीप्रोग्राम कर सकते हो। समीर ने रिया की बातों को पूरी तरह से समझ लिया और उसने तय किया कि वह NLP का अभ्यास करेगा ताकि वह अपनी जिंदगी में एक नई पॉजिटिव शिफ्ट ला सके। इस प्रकार NLP के द्वारा किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलकर उसे एक पॉजिटिव और एम्पावर्ड माइंडसेट में बदला जा सकता है। एंकरिंग, रिफ्रेमिंग, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे हमारी थॉट्स और एक्शंस में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आता है। चैप्टर 8, प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन एंड हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। आज राहुल और मीरा एक कॉफी शॉप में बैठे थे। मीरा, जो हमेशा नए परसुएजन टेक्निक्स के बारे में सोचती रहती थी, राहुल को यह समझाने वाली थी कि कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन का इस्तेमाल करके वह लोगों को अपनी बातों पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यह था डार्क साइकोलॉजी का 8वां अध्याय,
प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन एंड हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। मीरा ने राहुल से कहा, क्या तुम जानते हो कि परसुएजन सिर्फ कन्विंसिंग नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें अगर सही तरीके से समझकर लागू किया जाए तो तुम किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। राहुल ने कहा, तो क्या तुम मुझे इन प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकती हो? मीरा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है कि जब तुम किसी को कुछ गिव करते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ वापस करने का महसूस करता है। मीरा ने उदाहरण दिया, जैसे अगर तुम किसी को हेल्प करते हो तो वह तुम्हारी मदद को रिटर्न करने का सोचता है। यह एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। राहुल को यह समझ में आया कि रेसिप्रोसिटी लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक बेहतरीन तरीका है। फिर मीरा ने बताया, दूसरा प्रिंसिपल है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जब लोग किसी बात को कमिट करते हैं तो वे उस कमिटमेंट के प्रति कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। अगर तुम किसी से छोटी सी बात करवाते हो तो वह बड़ी चीजों को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मीरा ने राहुल को एक उदाहरण दिया। अगर तुम किसी से कहो कि वह तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा करे, जैसे क्या तुम मुझे एक सिंपल फेवर करोगे, और जब वह उसे कमिट कर लेता है तो वह आगे जाकर बड़ी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। राहुल को यह समझ में आया कि लोगों को कमिटमेंट दिलवाकर हम उन्हें अपनी बातों के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर मीरा ने तीसरे प्रिंसिपल के बारे में बताया, सोशल प्रूफ। हम सभी उस चीज पर बिलीव करते हैं जो दूसरों ने भी किया हो। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज को पसंद करते हैं या करते हैं तो हम भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मीरा ने उदाहरण दिया, अगर एक रेस्टोरेंट में बहुत लोग जा रहे हैं तो हम भी वहां जाने का सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहां क्वालिटी होगा। राहुल ने इसे समझते हुए कहा, तो अगर मैं किसी को दिखाऊं कि बहुत से लोग मेरे आइडिया से सहमत हैं तो वे भी मेरे साथ अग्री करेंगे? मीरा ने हाँ कहा, बिल्कुल। सोशल प्रूफ बहुत पावरफुल टूल है। अब मीरा ने चौथे प्रिंसिपल की बात की, लाइकिंग। जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वे हमारी बातों पर इन्फ्लुएंस होते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर तुम किसी से जेन्युइनली दोस्ती करते हो और उनका विश्वास जीतते हो तो वे तुम्हारी बातों को आसानी से मानेंगे। मीरा ने राहुल से कहा, तुम देखो, किसी भी सेल्स पर्सन को जो तुमसे कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा है वह पहले तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करता है। यह सिर्फ एक तरीका है ताकि तुम उससे कनेक्ट कर सको और उसकी बातों को ज्यादा महत्व दो। फिर मीरा ने अथॉरिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया। हम सभी उन लोगों की बातों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो किसी विषय में एक्सपर्ट होते हैं। जब तुम किसी अथॉरिटी फिगर की तरह पेश आते हो तो लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। मीरा ने राहुल से कहा, अगर तुम किसी एक्सपर्ट के जैसे बात करोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। आखिरकार मीरा ने स्कैर्सिटी के प्रिंसिपल के बारे में बताया। हम हमेशा उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें कम मिलती हैं या जो लिमिटेड होती हैं। जब हम महसूस करते हैं कि कुछ रेयर है तो हम उसे हासिल करने के लिए उतावले हो जाते हैं। उसने राहुल से कहा, तुमने कभी देखा है किसी कंपनी द्वारा दी गई लिमिटेड टाइम ऑफर पर लोग कैसे तुरंत बाय कर लेते हैं? यह स्कैर्सिटी प्रिंसिपल का ही असर है। राहुल ने सब कुछ समझा और कहा, तो अगर मैं इन प्रिंसिपल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो मैं किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल राहुल, इन प्रिंसिपल्स को समझकर और सही तरीके से अप्लाई करके तुम अपनी बातों को प्रभावशाली बना सकते हो। इस प्रकार परसुएजन के प्रिंसिपल्स जैसे रेसिप्रोसिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी और स्कैर्सिटी का सही तरीके से उपयोग करके हम किसी को अपनी बातों पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बहुत ही पावरफुल हैं और अगर इन्हें सही तरीके से लागू किया जाए तो ये किसी भी सिचुएशन में मददगार हो सकते हैं।